हिमालयन हिंदी एकेडमी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि इस चैनल के माध्यम से हम यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं और यहाँ पे हिंदी साहित्य की क्लास भी मैं लेकर आने वाली हूँ, क्योंकि हमारे बहुत सारे साथी रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि मैम हिंदी की क्लास लेकर आइए। मैंने हिंदी कहानी की शुरुआत भी की थी, तो आज मैं आप सभी के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहानी पिता लेकर आई हूँ, जो आपके सिलेबस में लगी है। और नेट जेआरएफ का सिलेबस ही एचपीएससी के लिए और यूपीएचएससी के लिए भी हेल्पफुल है, और टीजीटी पीजीटी के लिए भी। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, यहाँ पे आपको मिलने वाली हैं बेहतरीन क्लासेस। ठीक है, आज हम पिता कहानी को पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले हमने राजा निर्वंशिया कहानी पढ़ी है, जो कमलेश्वर की है। ठीक है, तो इसमें हम बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें पढ़ने वाले हैं साथियों। दूसरी बात आपको बता दूं कि मैंने 2019 से पढ़ाना शुरू किया था, कोर्स हमारा चल रहा था, लेकिन बीच में मैंने हिंदी पढ़ाना बंद कर दिया और ओनली पेपर फर्स्ट पढ़ाने लगी, क्योंकि विद्यार्थियों को मेरा पेपर फर्स्ट ज़्यादा पसंद आ रहा है। हिंदी भी पसंद आ रही, लेकिन दोनों चीज़ों को मैनेज करना मुश्किल था यूट्यूब पे। लेकिन अब आसान हो जाएगा। कैसे आसान हो जाएगा? क्योंकि हमारा ऐप आ रहा है जल्द ही। ठीक है, 6 अप्रैल को ऐप आ जाएगा। वहाँ पे फुल कोर्स आपको बहुत ही कम फीस में उपलब्ध हो जाएगा, हिंदी साहित्य का भी और पेपर फर्स्ट का भी। ठीक है, तो आप सभी के लिए खुशखबरी है कि आप सभी के सहयोग से, आप सभी के सपोर्ट से जो है हमारा ऐप भी आ रहा है। तो फुल कोर्स आपका हिंदी यूजीसी नेट का वहाँ पे मिल जाएगा। हमारी जो ई बुक है या हमारे मॉक टेस्ट होंगे या जो भी चीज़ें हैं, वो सब आपको वहाँ पे मिलेगा। ठीक है, आप जाके अपना पढ़ सकते हो आराम से। ठीक है, तो चलिए, पिता कहानी किसकी है? ज्ञान रंजन की है। पिता कहानी किसकी है? ज्ञान रंजन जी की है। ज्ञान रंजन ने कौन सी पत्रिका निकाली थी? कल की क्लास यदि आपने देखी होगी, हमारी हिंदी साहित्य जो मॉक टेस्ट में लेकर आ रही हूँ, तो आप जो है क्या करेंगे, बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में ये कहानी किसकी है। ठीक है, चलिए, जो भी चीजें पॉइंट करूँ उनको नोट करते जाना है, अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है। कोई इतना बेहतर नहीं बताएगा, कोई इतना बेहतर नहीं पढ़ाएगा, मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, सब आते हैं अपना जो है व्यूज के लिए। ठीक है, उनको लगता है कि व्यूज आ जाएं बस। आपको उनके व्यूज से फायदा होने वाला है या आपको मटेरियल से फायदा होने वाला है? सिलेक्टेड चीजें मिलने पर फायदा है, आपको सही गाइडेंस से फायदा है? बताइए। तो ये चीज है। चलिए, फिलहाल अ, यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं। उसने अपने बिस्तरे का अंदाज लेने के लिए मात्र आध पल को बिजली जलाई। 2-3 पेज हैं साथियों, बस 2-3 पेज की ही कहानी है, ज्यादा लंबी नहीं है। इसलिए जो है आप थोड़ा सा बने रहिएगा हमारे साथ। ठीक है, शुरुआत होती है इस कहानी की। ठीक है, इस कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई है? कि उसने अपने बिस्तरे का अंदाज लेने के लिए मात्र आध पल को बिजली जलाई। ये शुरुआत होती है पिता कहानी की। बिस्तरे फर्श पर बिछे हुए थे। उसकी स्त्री ने सोते सोते ही बड़बड़ाया, आ गए। ठीक है, और बच्चे की तरफ करवट लेकर चुप हो गई। लेट जाने पर उसे एक कड़ी डकार आती मालूम पड़ी, लेकिन उसने डकार ली नहीं। उसे लगा कि ऐसा करने से उस चुप्पी में खलल पड़ जाएगा, जो चारों तरफ भारी है, और काफी रात गए, ऐसा होना उचित नहीं है। अभी घनश्याम नगर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कहाँ? पिता कहानी में किस शहर का वर्णन किया गया है भैया? घनश्याम नगर। नोट कर लेना अभी का भी, अगर अगर यूजीसी नेट एग्जाम में बैठने जा रहे हो। ठीक है, पूछा जा सकता है डायरेक्ट, घनश्याम नगर। ठीक है, सिलसिलों के किनारे सवारी गाड़ी धड़धड़ती हुई गुजरी। थोड़ी देर एक बहुत साफ भागता हुआ शोर होता रहा। सर्दियों में जब यह गाड़ी गुजरती है, तब लोग एक प्रहर की खासी नींद ले चुके होते हैं। गर्मियों में 11:30 का कोई विशेष मतलब नहीं होता है। यूं उसके घर में सभी जल्दी सोया करते, जल्दी खाया और जल्दी उठा करते हैं। ठीक है, और रात्रि 9 बजे हमारी पेपर फर्स्ट की फ्री क्लास होती है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, जहाँ पे हम जो है यूनिट वाइज पढ़ रहे हैं सारी चीजें। ठीक है, आज बेहद गर्मी है। रास्ते भर उसे जितने लोग मिले, उन सब ने उससे गर्म और बेचैन कर देने वाले मौसम की ही बात की। कपड़ों की फजीयत हो गई,
बदहवासी, चिपचिपाहट और थकान है। अभी जब सवारी गाड़ी शोर करती हुई गुजरी तो उसे ऐसा लगा लगा कि नींद लगते लगते टूट गई हो, जैसे जैसा जाड़ों में प्रिया लगता है। बल्कि यूं लगा कि अगर सोने की चेष्टा शुरू नहीं की गई तो सचमुच देर हो जाएगी। उसने जमाई ली। पंखे की हवा बहुत गर्म थी और वह पुराना होने की वजह से चिढ़ाती सी आवाज भी कर रहा है। उसको लगा दूसरे कमरों में भी लोग शायद उसकी ही तरह जमाइयां ले रहे होंगे, लेकिन दूसरे कमरों के पंखे पुराने नहीं हैं। उसने सोचना बंद करके अन्य कमरों की आहट लेनी चाहिए। उसे कोई बहुत मासूम सी ध्वनि भी 1 डेढ़ मिनट तक नहीं सुनाई दी, जो सन्नाटे में काफी देर तेज होकर आ सकती हो। तभी पिता की चारपाई बाहर चरमराई। वह किसी आहट से उठे होंगे। उन्होंने डांट कर उस बिल्ली का रोना चुप कराया, जो शुरू हो गई थी। बिल्ली थोड़ी देर चुप रहकर फिर रोने लगी। अब पिता ने डंडे को गज पर कई बार पटका और उस दिशा की तरफ खदेड़ने वाले ढंग से दौड़े जिधर से रोना आ रहा था, और हट हट चिल्लाए। अब मैं एक चीज आपको बताता हूँ, जो विद्यार्थी पढ़ेंगे नहीं तो उनको पेपर कठिन लगेगा। जो पढ़ेंगे, अब पूछ दिया जाए कि बिल्ली जो है, बिल्ली का वर्णन किस कहानी में है भैया? बिल्ली का वर्णन पिता कहानी में है। ठीक है, अगर नहीं पढ़ोगे तो फिर क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। जब वह घूम फिर कर लौट रहा था तो पिता अपने बिस्तर बाहर लगाकर बैठे थे। कनखी से उसने उन्हें अपनी गंजी से पीठ का पसीना रगड़ते हुए देखा और बचता हुआ वह घर के अंदर दाखिल हो गया। उसे लगा कि पिता को गर्मी की वजह से नींद नहीं आ रही है, लेकिन उसे इस स्थिति से रोष हुआ। सब लोग पिता से अंदर पंखे के नीचे सोने के लिए कहा करते हैं, पर वह जरा भी नहीं सुनते। हमें क्या, भोगे कष्ट। कुछ देर पड़े रहने के बाद वह उठा। उसने उत्सुकतावश खिड़की से झांका। सड़क की बत्ती छाती पर है। गर्मियों में यह बेहद अखर जाता है। पिता ने कई बार करवट बदली, फिर शायद चैन की उम्मीद में पार्टी पर बैठ पंखा झलने लगे हैं। पंखे की डंडी से पीठ का वह हिस्सा खुजाते हैं जहां हाथ की उंगलियां दिक्कत से पहुंचती हैं। आकाश और दरख्तों की तरफ देखते हैं, रिलीफ पाने की किसी बहुत हल्की उम्मीद में शिकायत उगलते हैं। बड़ी भयंकर गर्मी है, एक पत्ता भी नहीं डोलता। उनका यह वाक्य जो नितांत व्यर्थ है, अभी अभी बीते क्षण में डूब गया है। साथियों, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर फ्री जाके डाउनलोड करके, मतलब फ्री डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। फ्री जाके नहीं, मतलब फ्री, जब फ्री हो आप तब फ्री में जाके पढ़ सकते हो। ठीक है, गर्मी बरकरार है और रहेगी, क्योंकि यह जाड़े बरसात का मौसम नहीं है। पिता उठकर घूमने लगते हैं। 1 या 2 बार घर का चक्कर चौकीदारों की तरह हो करते हुए लगाते हैं, ताकि कोई सेंध वेद ना लग सके। लौटकर थके स्वर में हे ईश्वर कहते हुए उंगली से माथे का पसीना काटकर जमीन पर चुबाने लगते हैं। बड़ा गजब है। कमरे की एक दीवार से टिककर बैठ जाने पर वह काफी तनाव में सोचने लगा। अंदर कमरों में पंखों के नीचे घर के सभी दूसरे लोग आराम से पसरे हैं। इस साल जो नया पैड स्टूल खरीदा गया है वह आंगन में दादी अम्मा के लिए लगता है। ठीक है, बिजली का मीटर तेज चल रहा होगा, पैसे खर्च हो रहे हैं, लेकिन पिता की रात कष्ट में ही है। लेकिन गजब यह नहीं है, गजब तो पिता की जिद है। इतने जिद्दी हैं पिता, होते ही जिद्दी। और दूसरे का आग्रह अनुरोध माने तब ना। मेरे पिताजी भी ऐसे ही हैं, पता नहीं क्यों। पिता जीवन की अनिवार्य सुविधाओं से भी चिढ़ते हैं, वह झल्लाने लगते हैं। हाँ, शौक से आते वक्त 4 आने की जगह 3 आने, और 3 आने में तैयार होने पर वो 2 आने में चलने वाले रिक्शे के लिए पिता घंटे घंटे खड़े रहेंगे। धीरे धीरे सबके लिए सुविधाएं जुटाते रहेंगे, लेकिन खुद उसमें नहीं, या कम से कम शामिल होंगे। पहले लोग उनकी काफी चिरौरी किया करते थे, अब लोग हार गए हैं। जानने लगे हैं कि पिता के आगे किसी की चलेगी नहीं। ठीक है, आज तक किसी ने पिता को बास बेसिन में मुंह हाथ धोते नहीं देखा। ठीक है, क्या किया? मुंह हाथ धोते नहीं देखा।
बाहर जाकर बगिया वाले नल पर ही कुल्ला दातुन करते हैं। दादा भाई ने अपनी पहली तनख्वाह में गुसलखाने में उत्साह के साथ एक खूबसूरत शावर लगवाया, लेकिन पिता को अरसे से हम सब आंगन में धोती को लंगोटे की तरह बांधकर तेल चुपड़े बदन पर बाल्टी बाल्टी पानी डालते देखते आ रहे हैं। खुले में स्नान करेंगे, जनेऊ से छाती और पेट का मैल काटेंगे। शुरू में दादा भाई ने सोचा पिता उसके द्वारा सावर लगवाने से बहुत खुश होंगे और उन्हें नई चीज का उत्साह होगा। पिता ने जब कोई उत्साह प्रकट नहीं किया तो दादा भाई मन ही मन काफी निराश हो गए। एक दो बार उन्होंने हिम्मत करके कहा भी, आप अंदर आराम से क्यों नहीं नहाते? तब भी पिता आसानी से उसे टाल गए। लड़के द्वारा बाजार से लाई बिस्किटें, महंगे फल, पिता कुछ भी नहीं लेते। कभी लेते भी हैं तो बहुत नाक भौं सिकोड़ कर उसके बेस्वाद होने की बात पर शुरू में ही जोर देते हुए अपनी अमावट गज्जक और दाल रोटी के अलावा दूसरों द्वारा लाई चीजों की श्रेष्ठता से वह कभी प्रभावित नहीं होते। वह अपना हाथ पांव जानते हैं, अपना अर्जन, और उसी में उन्हें संतोष है। वे पुत्र जो पिता के लिए कुल्लू का सेब मंगाने और दिल्ली एम्पोरियम से बढ़िया धोतियां मंगाकर उन्हें पहनाने का उत्साह रखते थे, अब तेजी से पिता विरोधी होते जा रहे हैं। सुखी बच्चे भी अब गाहे बगाए मुंह खोलते हैं और क्रोध उगल देते हैं। लद्द लद्द बाहर आम के दो सीकरों के लगभग एक साथ गिरने की आवाज आई। वह जानता है पिता आवाज से स्थान साधने की कोशिश करेंगे। टटोलते टटोलते अंधेरे में आम खोजेंगे और खाली गमले में इकट्ठा करते जाएंगे। साथ ही रात में एक दो आम उसके चूक जाते हैं, ढूंढने पर नहीं मिलते, जिनको सुबह पा जाने के संबंध में उन्हें रात भर संदेह होता रहेगा। दीवार से काफी देर एक ही तरह टिके रहने से उसकी पीठ दुखने लग गई थी। नीचे रीढ़ के कमर वाले हिस्से में रक्त की चेतना बहुत कम हो गई। उसने मुद्रा बदली। बाहर पिता ने फाटक खोलकर सड़क पर लड़ते चिचियाते हड़का कुत्तों को हड़काया। उसे यहाँ बहुत खींच हुई। कई बार कहा, मोहल्ले में हम लोगों का सम्मान है, चार भले लोग आया जाया करते हैं, आपको अंदर सोना चाहिए, ढंग के कपड़े पहनना चाहिए और चौकीदारों की तरह रात को पहरा देना बहुत ही भद्दा लगता है। लेकिन पिता के घर में कोई झोल नहीं आता। उल्टा सीधा पता नहीं कहाँ किस दर्जी से कुर्ता कमीज सिलवा लेते हैं और टेढ़ी टेढ़ी जेब सदरी के बटन ऊपर नीचे लगा सोसाइटी में चले जाएंगे। घर भर को बुरा लगता है। लोगों के बोलने पर पिता कह देते हैं, आप लोग जाइए ना भाई, काफी हाउस में बैठिए, छोटी फैंटी के लिए बहरा को टिप दीजिए, रहमान के यहाँ 1.5 रुपए वाला बाल कटाइए, मुझे क्यों घसीटते हैं? लोगों का बोलना चुटकी भर में धरा रह जाता है। पिता वैसे तो चुप रहते हैं, लेकिन जब बात बहस में उन्हें खींचा जाता है तो काफी करारी और हिंसात्मक बात कह जाते हैं। उल्टे उन्हें घेरने वाले हम भाई बहन अपराधी बन जाते हैं। कमरे से पहले एक भाई खिसकेगा, फिर दूसरा, फिर बहन, फिर तीसरा। चुपचाप सब खींचे हारे खिसकते रहेंगे। अंदर फिर माँ जाएगी और पिता, विजयी पिता, कमरे में गीता पढ़ने लगेंगे या झोला लेकर बाजार सौदा लेने चले जाएंगे। होता हमेशा यही है। सब मन में तय करते हैं आगे से पिता को नहीं घेरेंगे, लेकिन थोड़ा समय गुजरने के बाद फिर लोगों का मन पिता के लिए उमड़ने लगता है। लोग मौका ढूंढने लगते हैं पिता को किसी प्रकार अपने साथ सुविधाओं में थोड़ा बहुत शामिल कर सके, पर ऐसा नहीं हो पाता। वह सोचने लगा, भूखे के सामने खाते समय होने वाली व्यथा शरीर की किसी स्थिति में हम रहा करते हैं। यद्यपि अपना खाना हम कभी स्थगित नहीं करते, फिर भी पिता की असंतृप्त के कारण व्याकुल और अधीर तो है ही। पिता अद्भुत और विचित्र हैं। वह सोचते हुए उठा। कमरे में घूमने या सिगरेट पी सकने की सुविधा नहीं थी, अन्यथा वह वैसा ही करता। उसे सो जाने की इच्छा की और अपने को असहाय पाया। शायद नींद नहीं आ सकेगी, यह ख्याल उसे घबराने वाला लगा। साथियों, आप लोग सोचेंगे कि मैं पढ़ती जा रही हूँ, मैं अभी आपको इस कहानी में मैं चाहती हूँ कि आप खो जाइए और ध्यान से सुनिए, ताकि आपको आपके दिमाग में चलती रहे कि
क्या क्या हमने पढ़ा, क्या क्या सुना। जब कहानी की तरह इसको पढ़ोगे ना, जब हमें कथा सुनाई जाती थी, है ना, हमारी बड़े लोग जो हमें बुजुर्ग लोग कहानी सुनाते हैं ना, तो हम उसको हाँ हाँ करते, फिर वो हमें याद रहती है। तो उसी धुन में मैं आपको सुना रही हूँ कि आपको ये इस तरीके से पढ़नी चाहिए। अभी मैं आपको बताऊंगी, पॉइंट भी बताऊंगी, थोड़ा सा सब्र रखिएगा, ठीक है। पॉइंट भी बताऊंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं बताऊंगी, ठीक है। यह बात वह भूल नहीं रहा था। पिछले जाड़ों में वह अपने लोभ को कुचल कर बमुश्किल एक कोट का बेहतरीन कपड़ा पिता के लिए लाया। पहले तो वह उसे लेने को तैयार नहीं हुए, लेकिन माँ के काफी घुड़कने फुड़कने से राजी हो गए और उसी खुलदाबाद के किसी लपटू दर्जी के यहाँ सिलाने चल दिए। सुधीर ने कहा, सुधीर, ठीक है, सुधीर पात्र पिता कहानी में है, ठीक है। कपड़ा कीमती है, चलिए एक अच्छी जगह में आपका नाप दिलवा दूं, वह ठीक सिएगा, मेरा परिचित भी है, ठीक है। सुधीर जो है, घनश्याम नगर और सुधीर याद रखना। इस बात पर पिता ने काफी हिकारत उगली। वह चिढ़ उठे, मैं सबको जानता हूँ, वही म्यूनिसिपल मार्केट के छोटे मोटे दर्जियों से काम कराते और अपना लेवल लगा लेते हैं। साहब लोग, मैंने कलकत्ते के हाल एंडरसन के सिले कोट पहने हैं। अपने जमाने में जिनके यहाँ अच्छे खासे यूरोपियन लोग कपड़े सिलवाते थे। ये फैशन वैशन जिसके आगे आप लोग चक्कर लगाया करते हैं, उसके आगे पाँव की धूल है। मुझे व्यर्थ पैसा नहीं खर्च करना। कितना परस्पर विरोधी तर्क किया पिता ने। ऐसा वो अपनी जिद को सर्वोपरि रखने के लिए क्या करते हैं। फिर सुधीर ने भी कपड़ा छोड़ दिया। जहाँ चलिए सिलवाइए, यह भाड़ में झोंकाइए, हमें क्या। वह धीमे धीमे बुदबुदाया। ए पिता, बाहर अकबकाकर बट उठ पड़े। शायद थोड़ी देर पहले जो आम बगीचे में गिरा था उसकी आवाज जैसे अब सुनाई पड़ी हो। वह खिड़की के बाहर देखने लगा। किंचित टिका टिका सा पेट के पसीने से बनियान चिपक गई थी। बेहद घुटती हुई गर्मी, मन उसका मथा जाता था। बीवी पड़ी आराम से सो रही है, इसे कुछ पता नहीं है। शायद पिता की खाट खाली थी और वह गिरा आम टटोलने के लिए बगिया में घुसे होंगे। पिता कितने विचित्र हैं। लंबे समय से वह केवल दो ही ग्रंथ पढ़ते आ रहे हैं। कौन से? पिता कितने विचित्र हैं, दो ही ग्रंथ पढ़ते आ रहे हैं लंबे 35 वर्षों तक। कब से? लंबे 35 वर्षों से। रामायण और गीता, यंत्रवत नियमवत। कौन से ग्रंथ पढ़ते हैं पिता? रामायण और गीता। कितने सालों से? 35 सालों से। पॉइंट नोट करना है। पहला बताया था घनश्याम नगर, ठीक है। मैंने कहा था बीच में नहीं रुकेंगे, जहां पर पॉइंट आएगा उसी पे रुकेंगे। लेकिन पढ़ना सब कुछ है, ठीक है, पढ़ना सब कुछ है। पता नहीं एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन, और जो इस कहानी को अच्छे से पढ़ लेगा ना, उसका पॉइंट नहीं छूटेगा, ठीक है। केवल रामायण और गीता। उसके पहले युवा काल में जो कुछ जितना कुछ पढ़ा हो उन्होंने, उसे कभी भयावह, कभी सम्मानजनक और कभी झूठ लगता है। क्या देख सोचकर कि कोई व्यक्ति केवल दो पुस्तकों में जिंदगी के 35 वर्ष काट सकता है, और कैसे काट लेता है। तभी उसका बच्चा कुनमुनाकर रोने लगा। उसने तपाक से खिड़की छोड़ी और अपने बिस्तर पर झूठ मूठ सो गया। ऐसा ना हो कि देवा बच्चे के रोने से उठ पड़े। देवा एक देवा है, ठीक है, पात्र उठ पड़े और उसे संदिग्धावस्था में देख बहुत से बेकार प्रश्नों द्वारा हलकान करना शुरू कर दे। देवा बच्चे के मुंह में स्तनदेह पहले ही से बेखबर हो गई। वह खुद बिस्तरे पर सोता मालूम पड़कर भी जागता रहा। स्तन चूसने की चप चप आवाज आती रही और थोड़ी देर बाद बंद हो गई। उसने तय किया कि वह देवा के बारे में ही कुछ सोचे अथवा उसके शरीर को छूता रहे। उसने देवा के कूल्हे पर हाथ रख दिया, लेकिन उसे तनिक भी उत्तेजना अपने अंदर महसूस नहीं हुई। उसने थोड़ी देर उत्तेजना की प्रतीक्षा की। अपनी इस हरकत से ऊब होने लगी और मन भी लांछित करने लगा। बाहर पिता सो या जाग रहे हैं, जैसा भी हो, वह बड़े जबरदस्त हैं इस समय। बाहर रहकर बाहरी होते जा रहे हैं। घर के अंदरूनी हिस्सों में लोग आराम से या कम आराम से किसी तरह सो तो गए होंगे। वह विषादग्रस्त हुआ और अनुभव करने लगा, हमारे समाज में बड़े बूढ़े लोग जैसे बहू बेटियों के निजी जीवन को स्वच्छंद रहने के लिए अपना अधिकांश समय बाहर व्यतीत किया करते हैं। बस यही हमारे बुजुर्गों की खासियत है। वो घर क्यों त्याग देते हैं, वो अपने सपनों, अपने शौक क्यों त्याग देते हैं, वो इसीलिए त्याग देते हैं। घर में नहीं घुसेंगे कि बहू बेटियों को दिक्कत होगी, वो अपने स्वतंत्र तरीके से रह रही हैं। ये हमारे गांव की विशेषता है, हमारी गांव की संस्कृति है ना। क्या पिता ने भी वैसा ही करना तो नहीं शुरू किया? उससे पिता के बूढ़ेपन का ख्याल आने पर सिहरन हुई।
फिर उसने दृढ़ता से सोचा, पिता भी बूढ़े नहीं हुए हैं, उन्हें प्रतिक्षण अपने साथ साथ जीवित रहना चाहिए। भरसक पुरानी जीवन व्यवस्था कितनी कठोर थी। उसके मस्तिष्क में एक बिछाव आ गया, विषाद सर्वोपरि था। उसे आंखों में हल्का जल लगने लगा। अगर कोई शीत युद्ध न होता पिता और पुत्रों के बीच, तो वह उन्हें जबरन खींच के नीचे लाकर सुला देते। लेकिन उसे लगा कि उसका युवापन एक प्रतिष्ठा की जिद कहीं चुराए बैठा है। वह इस प्रतिष्ठा के आगे कभी बहुत मजबूर, कभी कमजोर हो जाता है। साथियों, 1 मिनट आप लोग और रुकिएगा, क्योंकि मैं आपको ज्ञान रंजन की जो कहानियां है ना, वो मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ अभी आगे इसी क्लास में। ठीक है, तो एक ही क्लास में कई सारी चीजें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। इस कहानी में मैं ज्ञान रंजन जी की जो कहानियां है ना, वो भी मैं शेयर कर दूंगी, क्योंकि वो भी प्रश्न बनता है आपका। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए आप लोग बने रहिएगा, और उम्मीद है आप सभी लोग की तैयारी बेहतरीन हो पाएगी। ठीक है, और बाकी चीज़ें जो है मैं यहाँ प्रोवाइड कराती रहूँगी, और बेहतरीन तरीके से आपको चाहिए तो आपको हमारे ऐप पर आना होगा। ठीक है, उसे हल आंखों में हल्का सा जल लगने लगा। अगर कोई शीत युद्ध ना होता पिता और पुत्रों के बीच, तो वह उन्हें जबरन खींच के नीचे लाकर सुला देता। लेकिन उसे लगा कि उसका युवापन एक प्रतिष्ठा की जिद कहीं चुराए बैठा है। वह इस प्रतिष्ठा के आगे कभी बहुत मजबूर, कभी कमजोर हो जाता है। उसे भुगत भी रहा है। दरअसल उसका जी अक्सर चिल्ला उठने को हुआ है, पिता तुम हमारा निषेध करते हो, तुम ढोंगी हो, अहंकारी, वज्र अहंकारी। लेकिन वह कभी चिल्लाया नहीं, उसका चिल्ला सकना मुमकिन भी नहीं था। वह अनुभव करता था उसके सामने जिंदगी पड़ी है, और पिता पर इस तरह चिल्लाने में उसका नुकसान हो सकता है। उसको लगा पिता लगातार विजयी हैं, कठोर हैं तो क्या, उन्होंने पुत्रों के सामने अपने अपने को कभी पसारा नहीं। लगता है दीवारों पर भी पसीना चुह आया है। खुद को छुरा भोंक देने या दीवार पर सिर पटकने या सोती बीवी के साथ पाश्य हो जाने का ढोंग सोचने के बाद भी गर्मी की बेचैनी नहीं कटी। उसने ईश्वर को बुदबुदाना चाहा, लेकिन वैसा नहीं किया। केवल हल्के हाथ के पंजों से सिर के बालों को दबोच कर पर रह गया। मौसम की गर्मी से कहीं अधिक प्रबल पिता है। उसने सामने एक घटना मजबूती से टंग गई उसके सामने एक घटना मजबूती से टंग गई। उसने घटना को मन में दोहराया। वायुसेना में नौकरी करने वाला उसका कप्तान भाई बहन के यूनिवर्सिटी के खर्च के लिए 10 वर्ष तक 50 रुपये महीना भेजता रहा। एक बार अकस्मात कप्तान भाई होली अवकाश मनाने घर आ गया। पिता ने उसके हाथ में उसके नाम की 1200 रुपये वाली एक पासबुक थमा दी। सबको यह बड़ा आकस्मिक लगा। कप्तान भाई को हैरत हुई, हल्की खुशी भी कि एकाएक काफी रुपए मिल गए, लेकिन इस बात से उसे दुख और पराजय का भान भी हुआ। उसने अपने को छोटा महसूस किया। 2 वर्ष तक बहन के लिए उसने जो थोड़ा बहुत किया वह सब एक पल में घटकर नगण्य हो गया। फिर भी वह अनुभव कर रहा था, कप्तान भाई ज्यादा सोचते नहीं, खिलाड़ी तबीयत के हैं, यान कितने चुटकी में धरती छोड़ देते हैं, कितने मस्त हैं कप्तान भाई। उसे लगा पिता एक बुलंद भीमकाय दरवाजे की तरह खड़े हैं, जिससे टकरा टकरा कर हम सब निहायत पिद्दी और दयनीय होते जा रहे हैं। इस घटना को याद करके और पिता के प्रति खिन्न हो जाने पर भी उसने चाहा कि वह खिड़की से पिता को अंदर आकर सो रहने के लिए आग्रहपूर्वक कहें, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। वह असंतोष और सहानुभूति दोनों के बीच असंतुलित भटकता रहा। पिता बहुत ही महान व्यक्ति हैं। ना लोको सेट से उतनी इंजनों की सटिंग ध्वनि, ना कंक्रीट की ग्रैंड ट्रंक पर से होती आती धूमनगंज की और इक्के दुक्के लौटते इक्कों के घोड़ों की टापे, ना झगड़ते कुत्तों की भौंक भाग। बस कहीं उल्लू एक गति, एक वजन और विभत्सा में बोल रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति है साथियों, और ये आपको ध्यान रखना है, और ये परीक्षा में पूछी भी गई है। ठीक है, क्योंकि इसीलिए आपको पूरी कहानी को बहुत ही तन्मयता से सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, क्योंकि कौन सी पंक्ति कहाँ से पूछ दी जाएगी कोई पता नहीं है। और ये वाली पंक्ति पूछी गई है कि उल्लू एक गति एक वजन और विभत्सा में बोल रहा है। रात्रि में शहर का आभास कुछ पलों के लिए मर सा गया है। उसको उम्मीद हुई कि किसी भी समय दूर या पास से कोई आवाज अकस्मात उठ जाएगी।
घड़ी टनटना जाएगी या किसी दौड़ती हुई ट्रक का तेज लंबा हार्न बज उठेगा और शहर का मरा हुआ आभास पुनः जीवित हो जाएगा। पूरा शहर कभी नहीं सोता या मरता। बहुत से सोते हुए जान पड़ने वाले भी संक्षिप्त ध्वनियों के साथ या लगभग ध्वनिहीनता के बीच जगे होते हैं। रात काफी बीत चुकी है और इस समय यह सब सोचना सिवाय सोने के कितना निरर्थक है। शायद पिता औंग गए हैं। करवट बदलने से उत्पन्न होने वाली खाट की चरमराहट, आम टटोलते समय सूखी अधसूखी पत्तियों के कुचलने की आवाज, लाठी की पटक, मकान के फेरे के वक्त की खांस खांस कर कुत्ते बिल्लियों को हड़काना कुछ सुन नहीं पड़ रहा है। इस विचार से कि पिता सो गए हैं, उसे परम शांति मिली और लगा कि अब वह भी सो सकेगा। वो अपने पिता के लिए कितना परेशान है लेखक। शीघ्र नींद के लिए उसने टकटकी बांधकर पंखे की तरफ देखना शुरू किया। गर्म हवा के बावजूद दिन भर की व्यर्थ थकान सोच विचार से पस्त हो जाने की वजह से वह नींद में चित्त हो गया। थोड़े समय उपरांत वह एकाएक उचक कर उठ बैठा। उसने चारों तरफ कुछ देख पाने के लिए कुछ क्षणों तक गड़े हुए अंधेरों का घूरा। हुआ यह कि उसे शरीर में एकाएक बहुत गर्मी सी लगी थी और अजीब सी सरसराहट हुई। शायद पसीने से भीगी टांग पत्नी के बदन से छू गई थी। मुंह में बुरा सा स्वाद भर आया था। किसी बुरी बीमारी के कारण अक्सर ऐसा हो जाया करता है। उठकर उसने 2-3 कुल्ले किए और ढेर सारा पानी पिया। इतना सब कुछ वह अधनींद में ही करता रहा। आंगन से पानी पीकर लौटते समय उसने इत्मीनान के लिए खिड़की के बाहर देखा। अब तक नींद जो थोड़ी बहुत थी काफूर हो गई। पिता सो नहीं गए हैं अथवा कुछ सोकर पुनः जगे हुए हैं, पता नहीं। अभी ही उन्होंने हे राम तू ही सहारा है कहकर जमाई ली है। ऐसा उन्होंने कोई दबकर नहीं किया। रात के लिहाज से काफी शोर उठाते कहा है। शायद उन्हें इत्मीनान है कि घर में सभी लोग निश्चिंत रूप से सो रहे हैं। पिता ने हमारा बिस्तरा गोल मोड़ कर खाट के एक सिरे पर कर दिया है और वही सुराही से प्याले में पानी लेकर अपनी खटिया की बाट तर कर रहे हैं। सुराही से खाट तक और खाट से सुराही तक बार बार आते जाते हैं। बहुत बार ऐसा करने पर खाट का बांध तर हुआ। इसके बाद उन्होंने पानी पिया और पुनः एक बड़ी आवाजदार जमाई के साथ लिपटे हुए बिस्तरे का सिरहाना बना निखरी खटिया पर लेट गए। तड़का होने में पता नहीं कितनी देर थी। तड़का मतलब सुबह। हमारे जो ग्रामीण एरिया है वहाँ तड़का कहते हैं, सुबह तड़के आ जाना। ठीक है, तो तड़का क्या है? वो है आपका तड़का होने में पता नहीं कितनी देर थी। थोड़ी देर बाद पंखा जमीन पर गिराकर उनका दायां हाथ खटिया की पाटी से झूलने लगा। ठीक है, और चारों तरफ धूमिल चांदनी फैलने लगी। सुबह जो दूर है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति है। चारों तरफ धूमिल चांदनी फैलने लगी। सुबह जो दूर है के भ्रम में पश्चिम से पूर्व की ओर कौवे कांव कांव करते उड़े। वह खिड़की से हटकर बिस्तरे पर आया। अंदर हवा वैसी ही लू की तरह गर्म है। दूसरे कमरे में स्तब्ध है। पता नहीं बाहर भी उमस और बेचैनी होगी। वह जागते हुए सोचने लगा, अब पिता निश्चित रूप से सो गए हैं शायद। ठीक है, तो ये थी हमारी कहानी पिता। अगली कहानी होगी निर्मल वर्मा जी की परिंदे। तो साथियों हम एक बार देख लेते हैं ज्ञान रंजन जी की कहानियां जो है उसको देख लेते हैं कि कौन कौन सी कहानियां जो है ज्ञान रंजन जी ने लिखी हैं। ठीक है, यहाँ पे शायद पीडीएफ हो, यहाँ पे पीडीएफ शायद नहीं है, तो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ ज्ञान रंजन। सबसे पहली कहानी है फेंस के इधर उधर। नोट कर लेना, फेंस के इधर उधर। 1968। क्या है? 1968। फिर आती है आपकी यात्रा। यात्रा 1971। ठीक है, फिर आती है क्षणजीवी 1977 और फिर आती है सपना नहीं 1977। बस इतनी ही कहानियां हैं ज्ञान रंजन जी की। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हाँ, अभी इसके शॉर्ट नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी, इसके मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड कराऊंगी। ठीक है, तो बने रहिए हिमालयन हिंदी एकेडमी चैनल के साथ और अच्छे से तैयारी करिए और सफलता हासिल करिए। वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा कमेंट जरूर छोड़िएगा कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।